Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So guys, आज का जो लेक्चर है बेसिकली लेक्चर नंबर 11 गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 32. सो गाइटन का जो चैप्टर है 32 रेड ब्लड सेल्स एनीमिया एंड पॉलीसिथीमिया. सो उसका हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 11. सो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हम लोग कवर कर चुके हैं वो लाइन वाइज लाइन थे. सो एनीमिया से प्रीवियस जो भी टॉपिक्स थे मींस के इस चैप्टर में एनीमिया से पहले जो भी टॉपिक्स थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं अच्छे से. लेक्चर नंबर 1 से लेके उसमें हम लोगों ने जो है वो बेसिकली सबसे पहले तो ब्लड सेल्स का इंट्रोडक्शन किया था. देन हम लोगों ने जो है वो ब्लड सेल्स की जो जेनेसिस है उससे रिलेटेड हमारे जो भी स्टाफ था गाइटन एंड हॉल का वो सारा डिस्कस किया. देन हम लोगों ने जो है आरबीसीज की जो भी इरेथ्रोजेनेसिस किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रही है वो डिस्कस किया. देन हम लोगों ने हीमोग्लोबिन का पूरा टॉपिक डिस्कस किया. आयरन से मेटाबॉलिज्म, आयरन से रिलेटेड जो भी टॉपिक था मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट वो सब डिस्कस कर चुके हैं. सो हाफ चैप्टर जो है वो कवर हो चुका है. अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेन ऑब्जेक्टिव्स है मीन्स के इस चैप्टर का नाम ही बताता है कि इस चैप्टर का नाम ही है रेड ब्लड सेल्स एनीमिया एंड पॉलीसिथीमिया. सो रेड ब्लड सेल से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास थ्योरी थी वो सारी कवर हो चुकी है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका एनीमिया. सो एनीमियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं और क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस टॉपिक को अच्छे से सुनिएगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आपकी, कोई भी आपका एमसीक्यूज हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इजीली सॉल्व हो सके. सो कम बैक टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो टॉपिक इज एनीमियाज. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. एनीमिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड which can be caused by either too few red blood cells or too little hemoglobin in these cells. Okay, सो एनीमिया से रिलेटेड तो आप लोगों को पता होगा, इतनी इन्फॉर्मेशन तो होगी कि एनीमिया जो है क्या होता है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में. मीन्स के हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी ब्लड में. सो उसे हम एनीमिया कहते हैं. और वो या तो आरबीसीज हमारी ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है, कि रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कम होंगे तो एनीमिया कॉज होगा, या फिर हीमोग्लोबिन की जो कंसनट्रेशन है वो हमारे आरबीसीज के अंदर कम होगी तो उसकी वजह से एनीमिया कॉज होता है. ठीक है, हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन कितनी होती है, क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो आप लोगों ने अगर ये लेक्चर स्टार्टिंग से सुना है इस चैप्टर के तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो चुकी हैं. सो अब सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि एनीमिया क्या होता है कि या तो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्या हो, आरबीसीज बहुत ज़्यादा कम हो, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाए हमारे सेल्स के अंदर, तो जो डेफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन की हमारी ब्लड में उससे हम लोग एनीमिया कहते हैं. सम टाइप्स ऑफ एनीमिया एंड द फिजियोलॉजिकल कॉजेज आर द फॉलोइंग. अच्छा, अब मेन जो एनीमिया है और उनके जो फिजियोलॉजिकल कॉजेज होते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. सो वो हैं ब्लड लॉस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया. और गाइज इन सब से रिलेटेड जो है आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी किए जाते हैं, आप लोगों से पूछा भी जाता है और ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं. एक एक एनीमिया से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे. ब्लड लॉस एनीमिया. आफ्टर रैपिड हेमरेज द बॉडी रिप्लेस द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा in 1 to 3 days but this leaves a low concentration of the red blood cells. अच्छा, जब कोई भी हेमरेज होता है, कोई भी इंजरी होगी, उसकी कॉज में ब्लड का जो लॉस होगा ना, सो क्या होता है, जो ब्लड से जो भी मतलब आफ्टर रैपिड हेमरेज होती है बॉडी की, सो जो फ्लूइड पोर्शन होता है प्लाज्मा का वो 1 से 3 दिन के अंदर क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है ऑटोमेटिकली. बट इसकी वजह से आरबीसी इसके अंदर जो है वो लो कंसनट्रेशन हो जाती है, लो कंसनट्रेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में हो जाती है. ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक चीज़ आपकी बॉडी से लॉस हो रही है सो उसकी कमी तो आप में होगी. तो अगर ये हेमरेज होता है तो इसकी वजह से हमारी रेड ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन में कमी आ जाती है. इन अ सेकेंड हेमरेज डज नॉट अकर द रेड ब्लड सेल्स कंसनट्रेशन यूजुअली रिटर्न टू नॉर्मल विद इन टू 3 to 6 weeks. अच्छा, अगर अब सेकेंड टाइप हेमरेज हुआ है, ठीक है, इफ़ अ सेकेंड हेमरेज डज नॉट, अगर देखो पहली बार इंजरी हुई उसके नतीजे में ब्लड लॉस हो गया, ओके,
ब्लड लॉस हो गया, 1 से 3 दिन के अंदर क्या हुआ, वो फ्लूइड पोर्शन प्लाज्मा का रिप्लेस हो गया है, लेकिन आरबीसीज की कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी में कमी आई है। लेकिन देखो अगर सेकेंड हेमरेज नहीं होता, मतलब और ब्लड लॉस नहीं होता, सो आरबीसीज की कंसंट्रेशन जो है वो 3 से 6 वीक में नॉर्मली क्या आ जाती है, अपनी नॉर्मल वैल्यू में आ जाती है। ठीक है। In chronic blood loss, a person frequently cannot absorb enough iron from the intestine to form hemoglobin as rapidly as it is lost. लेकिन अगर क्रॉनिक ब्लड लॉस है मीन्स के ब्लड लॉस होता ही जा रहा है, ठीक है, और वो सही नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में जो है हमारी बॉडी में इनफ आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर होता इंटेस्टाइन में, और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन इतनी जल्दी रैपिडली जो है वो फॉर्म नहीं होता जितनी रैपिडली हमारी बॉडी से जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है। रेड सेल्स दैट आर मच स्मॉलर देन नॉर्मल एंड हैव टू लिटल हीमोग्लोबिन इनसाइड देम are then produced, giving rise to microcytic hypochromic anemia. नाम याद रखिएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सो अब क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन आरबीसीज की जो कंसंट्रेशन है, आरबीसीज की जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बना तो वो लो है, ठीक है। अब क्या होगा कि ऐसे रेड ब्लड सेल्स बनेंगे जो कि साइज में क्या होंगे, कम होंगे, एंड टू लिटिल हीमोग्लोबिन, और उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा कम होगी। और फिर वो क्या किस एनीमिया को कॉज करेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक इसलिए क्योंकि आरबीसीज का साइज कम हो गया, हाइपोक्रोमिक इसलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन की उसके अंदर कमी आ गई है, ठीक है, एनीमिया। तो ब्लड लॉस एनीमिया में हमारे पास हमें कौन से आरबीसीज मिलते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो कौन से आरबीसीज हमें मिलते हैं, बेसिकली माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मीन्स कि हमें जो आरबीसीज मिलेंगे वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो ब्लड लॉस एनीमिया में क्या पड़ा, देखो ब्लड लॉस एनीमिया में क्या होता है, सिंपल है, कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, उसके नतीजे में आपका ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, लेकिन 1 to 3 days क्या होता है कि उसका जो ब्लड प्लाज्मा का पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन, वो रिप्लेस हो जाता है, लेकिन आरबीसीज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लेकिन अगर वो सेकेंड हेमरेज नहीं हुआ, मीन्स कि सेकेंड टाइम उसका ब्लड लॉस नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सो 3 से 6 वीक के अंदर खुद ब खुद आरबीसीज जो हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आ जाती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली ब्लड लॉस हो रहा है, एक पर्सन का फ्रीक्वेंटली वो ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, बार बार उसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसके नतीजे में ऑब्वियसली इतनी तेज़ी से ब्लड लॉस होगा, तो आयरन इतनी जल्दी, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि देखो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ना, इंटेस्टाइन से जो आयरन एब्जॉर्ब होती है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। अब खून इतनी जल्दी जो है वो ब्लड इतनी जल्दी लॉस हो रहा है हमारी बॉडी से, लेकिन आयरन जो है वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो रही हमारी इंटेस्टाइन में। अब आयरन इतनी जल्दी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो इस मीन्स कि हीमोग्लोबिन अभी नहीं बन रहा, ठीक है। अब अगर हीमोग्लोबिन इतनी फास्ट नहीं बनेगा जितना वो लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा कि हमारी बॉडी में एनीमिया कॉज होगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी आरबीसीज के अंदर। तो उस नतीजे में जो आरबीसीज बनते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल कंसंट्रेशन में नहीं होता, और फिर इसके नतीजे में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कॉज हो जाता है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, न्यू टर्म्स हैं, लेकिन देखो माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है, साइज का रिड्यूस होना ना, तो आरबीसीज का साइज रिड्यूस है। हाइपोक्रोमिक का मतलब होगा यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, ठीक है, और एनीमिया तो ये लॉस ही है ब्लड का, जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। सो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, ब्लड लॉस एनीमिया में हम लोग ये टर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। अब एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, बोन मैरो एप्लेसिया मीन्स लैक ऑफ फंक्शनिंग बोन मैरो। देखो बोन मैरो एप्लेसिया का मतलब क्या होता है कि बोन मैरो का जो फंक्शनिंग है उसमें कमी आ गई है। फॉर इंस्टेंस, अ पर्सन एक्सपोज टू हाई डोज रेडिएशन और कीमोथेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट कैन डैमेज स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो फॉलोड इन अ फ्यू वीक्स बाय एनीमिया। देखो क्या होता है कि बोन मैरो एप्लेसिया का मतलब है कि बोन मैरो में जो उसके फंक्शनिंग है वो कम हो गई है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, ठीक है, उसे हाई डोज कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन एंड केमोथेरेपी यूज़ की जाती है, ये आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, अवेयर भी हो गए। सो ये क्या कर देता है कि ये डैमेज कर देता है स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो, ठीक है, फ्यू वीक्स बाय एनीमिया, और जिसकी वजह से क्या एनीमिया कॉज होता है। क्या हुआ कि देखो बोन मैरो में आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, जब हम लोग आरबीसीज के ओरिजिन कर रहे थे, हम लोग जब
जो है ब्लड सेल्स की रीजन कर रहे थे, ठीक है, जो लेक्चर अपलोडेड हो चुके हैं, आप स्टार्टिंग से सुने ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को ईजी समझ आए। तो आपको पता है कि बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं और फिर वही स्टेम सेल्स जो हैं वो आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब क्योंकि बोन मैरो की फंक्शनिंग कम हो गई है, बोन मैरो क्योंकि डैमेज हो गया है वो पोर्शन, इसलिए क्योंकि रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी की वजह से, तो अब क्या होगा कि वहाँ पे जो है वो आरबीसीज की नॉर्मल तो प्रोडक्शन होगी नहीं। लाइकवाइज हाई डोजेज ऑफ सर्टेन टॉक्सिक केमिकल्स सच एज insecticides or benzene in gasoline may cause the same effect in autoimmune disorders such as lupus erythematosus. The immune system begins attacking healthy cells such as bone marrow stem cell which may lead to aplastic anemia. अच्छा, aplastic anemia में अब क्या हुआ कि देखो अब बोन मैरो में आरबीसीज जो है वो अब नॉर्मल प्रोडक्शन में नहीं हो रही, जिसकी वजह से आरबीसीज हमारे ब्लड में हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई और एनीमिया कॉज हुआ, तो उसको एप्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। और ये एप्लास्टिक एनीमिया और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, लाइक टॉक्सिक केमिकल्स, जैसे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और बेंजीन्स वगैरह अगर यूज़ किया जाए। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि लैपस इरिथ्रोमेटस हमारे पास है, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। उसके नतीजे में हेल्थी सेल जो हैं बोन मैरो के वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो अटैक करते हैं हेल्थी इम्यून सिस्टम मतलब बोन मैरो के स्टेम सेल्स को, जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। ओके, सो ये क्या है, ये एप्लास्टिक एनीमिया है। और आगे क्या है, इन अबाउट हाफ ऑफ द एप्लास्टिक एनीमिया केसेस द कॉज इज अननोन, अ कंडीशन कॉल्ड इडियोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ तो लिया कि एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो भी एप्लास्टिक एनीमिया होता है उसके अंदर या तो ऑटोइम्यून कोई डिसऑर्डर होगा या केमिकल या टॉक्सिक्स की वजह से बोन मैरो के अंदर जो है वो फंक्शनिंग कम हो जाएगी, बोन मैरो के स्टेम सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होती। सो अब क्या होगा, उन तमाम चीज़ों से तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि भाई उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी फंक्शनिंग कर लें या कुछ भी कर लें, हमारे पास आरबीसी सही से नहीं बन रही हैं। सो अब क्या हुआ, मेन फैक्टर क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो बात ये आ जाती है कि एप्लास्टिक एनीमिया में हमें नॉर्मली कॉजेज़ का पता नहीं होता, वी डोंट हैव नॉलेज ऑफ दैट कॉजेज़ के कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये कॉजेज़ करवा रहे हैं। सो कॉल इडियोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया, सो इसे हम लोग इडियोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। पीपल विथ सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया यूजुअली डाई अनलेस ट्रीटेड विद द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, वो लोग जो कि सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है, वो यूजुअली ड्राई हो जाते हैं, मतलब वो अब देखो, अब people with severe aplastic anemia usually die unless treated with blood transfusion which can temporarily increase the number of red blood cells or by bone marrow transplantation। देखो क्या होता है, बोन मैरो में हमारे पास आरबीसीज बनती हैं। क्या हुआ, हम लोग ओरिजिन ऑफ जो भी हमारे पास जीनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स पढ़ते हुए आ रहे थे, तो उसमें क्या था, आरबीसीज किस तरीके से बन रही थी, स्टेम सेल्स होते हैं ना बोन मैरो में, जिनकी वजह से आरबीसीज बनती हैं, जो कि आरबीसीज को की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब बोन मैरो मेन जहाँ से आरबीसीज बनती हैं, अगर उसी में फंक्शनिंग कम हो गई, वही डिस्ट्रॉय हो गया, उसी में डिसऑर्डर कॉज हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी बॉडीज़ में आरबीसीज नहीं बनेगी, हमारी बॉडी में एनीमिया होगा, पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। और इस केसेस में अगर ट्रीटमेंट ना हो तो पर्सन मर भी सकता है, पेशेंट जो है वो मर भी सकता है। तो इसके लिए जो है वो यूजुअली तौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई जाती है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देखो उसके नतीजे में भी आरबीसीज कम होंगे, ज़्यादा होंगे हमारी बॉडी में, जो है वो कंडीशन इम्प्रूव तो होगी उस डिज़ीज़ के, बट वो बन तो नहीं रही ना कोई चीज़, हम लोग बाहर से कितनी देर तक हम लोग उस चीज़ को ले लेते हैं। तो इसके लिए जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी की जाती है, लेकिन यूजुअली अगर ये ट्रीटेड ना हो तो पेशेंट जो है वो डाई हो जाता है। सो अब एप्लास्टिक एनीमिया, उसके अलावा हमने ब्लड लॉस एनीमिया में कवर कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एंड हीमोलाइटिक एनीमिया जो है उसे डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। इस लेक्चर को अच्छे से समझें कि ब्लड लॉस एनीमिया क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ताकि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एंड हीमोलाइटिक एनीमिया आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूँ। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस, इस लेक्चर को अच्छे से समझ लें ताकि आप लोगों के लिए मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया जो है उसके लेक्चर ईजी हो जाए। सो अल्लाह हाफिज़।